वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल का नर्नस्ट समीकरण। इस पर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा चर्चा कर लें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नर्नस्ट इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तब जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं या प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेज़रमेंट करते समय हम किसी गिवन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके एक सेल बनाते थे और फिर फार्मूला से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते थे। तो यहाँ पर क्या थी, एक स्टैंडर्ड था और एक नॉर्मल था। तो स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में नॉर्मल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला करते थे। परंतु कल्पना करो यदि हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मल हो, स्टैंडर्ड ना हो, तब हम प्रीवियस फार्मूला से उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसी कमी को दूर करने के लिए नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन करने का फार्मूला दिया, जो नर्नस्ट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं नर्नस्ट इक्वेशन फॉर नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए देखेंगे, उसके बाद फिर सेल पोटेंशियल के लिए देखेंगे। तो इसकी डेरिवेशन कहाँ से हुई, स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। मतलब इसका थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट के थ्रू इसका इन्वेंशन हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि एक गिब्स फ्री एनर्जी होती है जो क्या करती है, किसी सिस्टम की द्वारा किए जाने वाले अधिकतम उपयोगी कार्य, जिसको हम विद्युतीय कार्य भी कहते थे, अप्रसार कार्य भी कहते थे, उसको मापता है। मतलब फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की यूज़फुल वर्क को मेज़र करता था। चूँकि सेल में केवल यूज़फुल वर्क होता है और इसलिए हमने एक फार्मूला वहाँ पे देखा था जो कहलाती है del G 0 इज इक्वल टू माइनस NEF NE0 F। ये यहाँ पर ये क्या है, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। E है स्टैंडर्ड पोटेंशियल और F थी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराड। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं del G इज इक्वल टू माइनस NEF। यहाँ पर नॉट सिंबल हटाया गया है जो कि ये नॉर्मल केस पर दिखाएगा। ये क्या थी, स्टैंडर्ड केस पर था। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं del G 0 इज इक्वल टू NE0 F माइनस del G इज इक्वल टू NEF। चूँकि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, किसी सिस्टम में जो फ्री एनर्जी में जितना कमी होती थी उस सिस्टम द्वारा किए गए अधिकतम उपयोगी कार्य के बराबर होता था, इसलिए इसके आधार पर ये हो जाएगी। और हमने एक और परिभाषा देखी थी या एक और सूत्र देखा था, del G इज इक्वल टू del G नॉट प्लस RT log Q। यहाँ पर टू द बेस E था, या फिर इसको हम लिख सकते हैं del G इज इक्वल टू del G नॉट प्लस RT log Q टू द बेस E, सॉरी log KC टू द बेस E। यहाँ पर सिंबल को थोड़ा जान लें क्या है कि यहाँ पर आपका del G क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम।
ये है आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, उसी तंत्र की स्टैंडर्ड स्टेट पर फ्री एनर्जी परिवर्तन है। और कांस्टेंट है टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और आर है हमारा, क्यू है हमारा रिएक्शन कोसेंट। यहाँ पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं Q इज इक्वल टू होता है रिएक्शन कोसेंट, और या इसको हम बोलते थे सांद्रता भागफल, याद कीजिए आप 11वीं क्लास का। और K था हमारा साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल जी की जो फार्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कोसेंट पर बेस्ड है, और ये फार्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर बेस्ड है। इसी फार्मूला को आधार मान करके नस्ट नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए एक फार्मूला डिराइव किया। चलिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल जी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस एन ई एफ हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस एन ई नॉट एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगी प्लस आर टी लॉग क्यू टू द बेस ई। यहाँ पर लॉग की बेस चेंज कर देते हैं, तो अपने को मिल जाएगा माइनस एन ई एफ इज इक्वल टू माइनस ई नॉट एफ प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। यहाँ बेस 10 हो गया, बेस 10 को शो नहीं करते इसलिए ये ऐसा हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर माइनस एन एफ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा ई, या लिख देते हैं हम लोग डिवाइडिंग माइनस एन एफ इन बोथ साइड या ऑन बोथ साइड, वी गेट, यहाँ मिलेगा अपने को ई, यहाँ मिलेगा E0, यहाँ मिलेगा माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q टू द बेस 10। और हम चूंकि देखिए यहाँ पर T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर स्टैंडर्ड स्टेट पर रखें तो क्या होगी, 25 डिग्री टेम्परेचर होगा या 298 केल्विन होगी। आर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हुआ करता है। और फिर इसके बाद हमारे पास आ गया एफ है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराड, और ये वैल्यू हो जाती है कूलम्ब पर मोल। और एन है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोड की केस पर होगा तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अगर सेल का देखेंगे तो सेल के रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको फार्मूला मिली इसका। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझते हैं रिएक्शन कोसेंट को। तो देखते हैं हम लोग किसी इलेक्ट्रोड के लिए अगर देखें तो चलो इलेक्ट्रोड में क्या होती है, चूंकि आईपीएससी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो आईपीएससी हमारा बेस्ड है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी बेस्ड है। शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को महत्व दिया गया है आईपीएससी में, इसलिए हमको रिडक्शन वे पर शो करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास एक मेटल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और मेटल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिडक्शन है। अब अगर इस रिएक्शन की हम रिएक्शन कोसेंट निकालें तो क्या होती है, प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये सॉलिड स्टेट पर है, ये आपका लिक्विड स्टेट पर है, तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन हो जाता है यहाँ पे लिक्विड साइड का कॉन्सेंट्रेशन। हम ये जानते हैं कि सॉलिड स्टेट का में किसी भी
सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1 होता है, तो ये मिल जाएगा अपने को Q इज इक्वल टू 1/mn+। इस वैल्यू को उठा के अगर यहाँ डाल दें तो अपने को मिल जाएगा E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT/NF, और हो जाएगा log 1/concentration ऑफ Mn+। और यहाँ अगर देखें चूँकि सेल रिएक्शन 25 डिग्री पर होता है, तो इन सब की अगर वैल्यू रखा जाए तो क्या हो जाएगा E0 इज इक्वल टू E0 हो जाएगा माइनस 2.303, R की वैल्यू होती है 8.314, T की वैल्यू है 298, अपॉन हो जाएगा हमारे पास N, और ये है आपका इतना कूलम हो जाएगा, और ये हो जाएगी log 1/concentration ऑफ Mn+। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिलेगी हमको E इज इक्वल टू हो जाता है E0 माइनस हो जाएगा 0.0591 अपॉन हो जाएगा N, और ये हो जाएगी log 1/concentration ऑफ Mn+। ये कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नष्ट समीकरण कहलाता है। हम चाहें तो इसको एक दूसरे वे से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन अनदर वे या अनदर फॉर्म बोल सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू E0, यहाँ प्लस करते हैं माइनस के प्लेस पर, और 0 हो जाएगा 0.0591 अपॉन N, और यहाँ हो जाएगा log Mn+। ये है हमारा इस दूसरा इसका फॉर्म है। दोनों एक ही चीज़, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ माइनस को हमने प्लस में बदला है, और उसकी वजह से 1/concentration ऑफ Mn+ कन्वर्ट हो गया Mn+ की कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये दो हमारे पास नस्ट इक्वेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। इसमें देखो अगर ये क्या है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, और कल हमने देखा था कि मेटल आयन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ करता है वो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से चेंज हो जाती है। यदि अननोन कॉन्सेंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उस अननोन कॉन्सेंट्रेशन को इस फार्मूला में पुट करके हम उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं इन द रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। मतलब उस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर या उसके रेफरेंस में हम उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये तो हो गई हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फार्मूला नस्ट इक्वेशन। अब इस फार्मूला को हम कुछ इलेक्ट्रोडों पर अप्लाई करते हैं और हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। जैसे हम लिखते हैं मान लो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए लिखते हैं, फॉर जिंक इलेक्ट्रोड Zn इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगा, देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा E0 प्लस हो जाएगा, प्लस के फॉर्म पे ले रहा हूँ मैं 0.0591। चूँकि जिंक में देखिए ध्यान दीजिए आप, Zn2+ रिडक्शन रिएक्शन इस तरह से हुआ करता है जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर N की वैल्यू 2 होगा, और ये हो जाएगा लॉग यहाँ पर Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन। सेल की केस में जब सेल का निकालेंगे तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हुआ करते हैं, तो इन दोनों में बाइफरकेट करने के लिए हम इसको ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, Zn2+ अपॉन Zn लिख सकते हैं, और ये भी हो जाएगा Zn2+ अपॉन Zn लिख सकते हैं, जो क्या कर देगी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड को बाइफरकेट कर देगा। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिखते हैं तो इसके लिखना जरूरी नहीं है। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए लिखे हम फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगा ECU2+ अपॉन Cu हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा E0 Cu2+ अपॉन Cu हो जाएगा, प्लस हो जाएगी 0.0591। यहाँ पर भी देखो कॉपर की केस में हुआ करता है Cu2+ 2E माइनस एंड Cu, हियर आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, सो यहाँ पर क्या होगी, N की वैल्यू 2 होगा, और हो जाएगी log Cu2+। अगर हम इसको सिल्वर इलेक्ट्रोड पर अप्लाई करें, यहाँ लिखते हैं फॉर
एजी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हुआ करता है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एंड Ag। यहाँ पर क्या हो जाएगी, E हो जाएगा, ये Ag प्लस अपॉन Ag हो जाएगा इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस अपॉन Ag प्लस 0.0591 अपॉन यहाँ पर हियर 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, सो वैल्यू ऑफ N विल 1 एंड लॉग Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी। तब हम चलते हैं, देखिए आगे अब सेल पोटेंशियल के लिए नस्ट इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर सेल पोटेंशियल के लिए नस्ट इक्वेशन की बात करता हूँ। नस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। यहाँ आप जानते हैं हर सेल 2 इलेक्ट्रोड से बना रहता है और इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड रहता है, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड रहता है। तो हम क्या करेंगे, किसी सेल की नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए उस सेल में यूज़ होने वाले 2 इलेक्ट्रोड्स की पहले नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, फिर उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और फिर हम नस्ट इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो किसी सेल पोटेंशियल के नस्ट इक्वेशन के लिए मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं जो आपके लिए इजी होगा, और फिर हम देखते हैं कहाँ पर क्या चीज़ हल्का फुल्का चेंजेस करना पड़ेगा। तो पहले कैटेगरी में लेता हूँ जिसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। इस एग्जांपल को हम समझते हैं, चलिए पहले जिंक कॉपर सेल से। जिंक कॉपर सेल, देखो यहाँ पर जिंक यूज़ हुआ है, कॉपर इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ हुआ है। तो पहले तो हम देखते हैं इनके लिए, पहले हम देखते हैं जिंक के लिए। अभी हमने देखा है कि हर इलेक्ट्रोड्स के लिए नस्ट समीकरण लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम नस्ट इक्वेशन फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगा ये E Zn2 प्लस अपॉन Zn इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट Zn2 प्लस अपॉन Zn प्लस हो जाएगा 0.0591। आप जानते हो जिंक की केस पर अभी हमने देखा है 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है, तो क्या हो जाएगी लॉग Zn2 प्लस। ये है हमारा नस्ट इक्वेशन फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। अब हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड। नस्ट इक्वेशन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए यही क्या हो जाएगी, E हो जाएगा Cu2 प्लस अपॉन Cu हो जाएगा इज इक्वल टू E नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu प्लस 0.0591। आल्सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ 2 लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा लॉग Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ये सेकंड है इक्वेशन है। अगर हम फिर से एक बार अलर्ट कर दूँ आपको, ये जो मैं लिख रहा हूँ यह लिखना ज़रूरी नहीं है, परंतु यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए बाइफरेट करने के लिए, पहचानने के लिए हम इस सिंबल को यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई 1 वी गेट। तो देखियो यहाँ पे दोनों के लेफ्ट हैंड को आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, E Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस हो जाएगा E Zn2 प्लस अपॉन Zn। फिर राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये नॉट वाले को यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा E नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस E नॉट Zn2 प्लस अपॉन Zn। इसको ब्रैकेट में अगर डालते हैं हम, दोनों में देखो ये चीज़ कॉमन है, तो प्लस हो जाएगा
059/2 हो जाएगा और ये हो जाएगी लॉग, यहाँ पे ये वाला होगा log Cu log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस माइनस हो जाएगा log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। इसको अगर हम लिखें तो ये देखो, हमको एक फार्मूला याद है, हमने पिछली वीडियो में देखा है, ई सेल इज इक्वल टू हुआ करता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। देखो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, इसी फॉर्म में आ रहा है। सो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ द इन प्लेस ऑफ दिस, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, देखो दोनों सेम चीज़ है पर ये नॉट फॉर्म में है तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये E0 सेल हो जाएगी और ये प्लस क्या हो जाएगी 0.0591/2 हो जाएगा। और यहाँ पे लॉग की अगर फार्मूला लगाएं तो log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m/n होता है, तो Cu2 प्लस हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगी Zn2 प्लस। ये हमारा आया इसके लिए जिंक कॉपर सेल के नस्ट इक्वेशन। यहाँ आपकी ध्यान फिर से डालना चाहूँगा, हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी दूसरे रूप में, ई हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ प्लस के बदले अगर माइनस करते हैं तो 0.0591/2 और ये हो जाएगी लॉग, पलट जाएगा क्या हो जाएगी Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन हो जाएगी Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ये एक हमारा अनदर फॉर्म हो गया। यहाँ फिर से आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, कई बच्चे मिसकंसेप्शन में आते हैं कि कहीं पर प्लस लिखा है और कहीं पर माइनस लिखा है, ये कहाँ से आती है। तो इससे घबराना नहीं है, बस log वाली टर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। ये तो हो गया हमारा जिंक कॉपर सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। अब जरा मैं देखूं तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसी को शॉर्टकट में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जिंक कॉपर सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखो, तो इतना सब करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम क्या करें। तो सरल तौर पर हम अगर इसको देखना चाहें तो क्या करेंगे, तो ज़रा देखिए आप, इसका यहाँ पर ये हिस्सा क्या होगी, दोनों में कहाँ तक हिस्सा कॉमन होता है, इसको मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, मैं जनरल नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। यहाँ देखो, या तो इस रूप को लो या इस रूप को लो, आपकी मर्जी है, कोई एक को आधार मान लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जैसे मान लो इस रूप को लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगी ई शेल, सब में ई शेल ही रहेगा, लेफ्ट में, राइट में हो जाएगा ई नॉट सेल, और ये प्लस हो जाएगी 0.0591 नंबर कॉमन रहेगा। एन क्या होगी, अलग अलग सेल के लिए बदलेगा, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा log Q हो जाएगा, log Q हो जाएगा। तो इस केस पर अगर हम देखें तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिंक कॉपर सेल दिया है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों निकलता है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं। इसके लिए Q निकालने के लिए हमको सेल रिएक्शन चाहिए। सेल रिएक्शन तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन मिलेगा। तो हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन में देखते हैं, देखो जिंक में क्या होता है, Zn2 प्लस N2E माइनस हो जाता है, और कॉपर में क्या होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है, ये इस तरह से जाता है। जब इस दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये क्या है, आपका हाफ सेल रिएक्शन है, ये सेकंड हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों को इस प्रकार जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो देखो ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, जोड़ने पर Zn हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगी, Cu2 प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगा Zn2 प्लस, और ये हो जाएगी Cu। यहाँ देखो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। अगर इस पर Q लगाएं तो आपको पता है सॉलिड स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाता है, इसलिए इन दोनों टर्म्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगी,
Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बचेगा और क्या बचेगा, Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, ये हो गई हमारी Q के फॉर्म में। तो अगर प्लस लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा, इसको -Q करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और Q ये हो गया Q का। अब इसमें N देखो, चूंकि इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, N बराबर 2 हो जाएगा। तो इस फार्मूला में अगर रखें हम, इस फार्मूला में अगर रखें यहाँ पर, ये अगर इस फॉर्म में लेते हैं तो देखो ध्यान रखो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर इसको यहाँ प्लस लेते हो तो 1/Q होगा, अगर माइनस में लेते हैं तो क्या हो जाएगी, ये Q हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, Q लेंगे। तो माइनस को ही बेस मान के आप आगे बढ़िए तो कंफ्यूज नहीं होगे, प्लस वाले को हटा दो। तो देखो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, N की वैल्यू 2 आया। तो यहाँ क्या हो जाएगी फार्मूला, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591। यहाँ N का मान 2 आ रहा है और ये हो जाएगा लॉग, और Q की वैल्यू क्या आई हमारे पास, Zn2+ अपॉन क्या आ रहा है, Cu2+। ये जो फार्मूला मिली वो हमको मिल गया, देखो जिंक कॉपर सेल के लिए ननस्ट इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा था। तो यहाँ से तुरंत पता चल जाती है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसके हैं। अब चलो हम देखते हैं, मान लो हम जिंक सिल्वर सेल की बात करते हैं। ये हिस्सा आपको याद रखना है, ये सब का क्या है, जनरल नस्ट इक्वेशन है, किसी भी सेल पर अप्लाई की जा सकती है। तो ये बात आपके दिमाग पे होनी चाहिए। N फिर से यहाँ बोल रहा हूँ, Q क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि सेल पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसलिए क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अब हम इसको देखते हैं जिंक सिल्वर सेल पर। डायरेक्ट अगर करके देखूं, डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस क्या करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट की काम आती है। एक लॉन्ग कट पर तो हम जा ही सकते हैं, मैं लॉन्ग कट भी दिखा दूंगा और शॉर्ट कट पे दिखाऊंगा। मैं पहले शॉर्ट कट पे दिखाना चाहता हूँ। शॉर्ट कट पे देखिए इसका क्या होगा, यही पोर्शन रहेगी। हमको क्या चाहिए, N चाहिए और ये क्या चाहिए, Q चाहिए। तो जब तक हमको सेल रिएक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम Q नहीं निकाल सकते और N नहीं निकाल सकते। तो इसकी रिएक्शन क्या आ जाएगी, देखो सेल रिएक्शन में दोनों ये अगर लें हम तो जिंक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में क्या होती है, रिडक्शन होता है, और ये इस तरह से होती है। अब इस रिएक्शन को जोड़ना है अपने को, इस वे पर जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इस रिएक्शन पर हमको 2 की इंटू करना पड़ेगा, इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगा। और फिर उस केस पर देखो आपकी अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, Zn हो जाएगा प्लस 2Ag प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा हमारा, Zn2+ बचेगा, और क्या हो जाएगी, 2Ag हो जाएगा। यहाँ देख लो ऑलरेडी ये सॉलिड स्टेट पर है, ये क्या है आपका, सॉलिड स्टेट पर है। तो इसका अगर Q निकालते हैं तो प्रोडक्ट साइड से देखें तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ हो जाता है, और यहाँ नीचे में क्या बचा, 2Ag, जो कि यहाँ पर क्या लिखाती है, Ag+ का स्क्वायर फॉर्म लिखाएगा, जो यहाँ कोफिशिएंट रहता है पावर में आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ हो रहे हैं, देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, मतलब N इज इक्वल टू क्या है आपका, 2 है। इसको अगर यहाँ रखते हो तो क्या मिलेगा आपको, E सेल इज इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल माइनस हो जाएगा 0.0591 अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है 2, और ये हो जाएगा लॉग। Q की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, Zn2+ अपॉन आ रहा है Ag2+, Ag+ का स्क्वायर आ रहा है। ये मिल गई हमको जिंक सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन है। अगर इसको डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ डिटेल में देखते हैं इसको। इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, डिटेल में देखते हैं। फिर से देखो Zn सिल्वर सेल की बात करते हैं तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये E हो जाएगा Zn2+ अपॉन Zn इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, E नॉट Zn2+ अपॉन Zn, और माइनस हो जाएगा 0.0591 अपॉन क्या हो जाएगी, जिंक के केस पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग हो जाएगा 1/Zn2+। माइनस फॉर्म पे ले रहा हूँ इसलिए ध्यान रखना है आपको। दूसरा अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिखते हैं तो यही क्या हो जाएगी, Ag+ Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag+ Ag
माइनस 0.0591 सिल्वर की केस पर 1 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी लॉग 1/Ag प्लस। यहाँ पर याद रखिएगा, अभी मैंने जो रिएक्शन बताया इसकी रिएक्शन को अगर देखा जाए, फिर से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, Zn क्या होती है, ऑक्सीडाइज होता है तो Zn2 प्लस ये देता है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है तो सिल्वर क्या करेगा, ये Ag देगा। हमने यहाँ पर 2 के इंटू किया था, जोड़ने पर क्या आई थी Zn2Ag प्लस, और ये आया था हमारे पास Zn2 प्लस 2Ag आया था। यहाँ पर देखो बैलेंस इक्वेशन में क्या आ रहा है, ये Zn आ रहा है और इलेक्ट्रॉन कॉमन करने के लिए 2 किया गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिल्वर की केस पर, यहाँ पर हम कर देते हैं 2 और यहाँ कर देते हैं पावर। इस आधार पर अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, दोनों इक्वेशन को अब माइनस, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगी हमको ई, देखो दिस माइनस दिस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई सेल हो जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगी, ये ई0 सेल हो जाएगा, ई0 सेल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस कॉमन है, माइनस 0.0591 अपान क्या हो गया 2 कॉमन है, इतना हिस्सा, और फिर क्या आएगी हमारे पास लॉग डी, ये m/n होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा लॉग लॉग कॉमन है 1/Zn2 प्लस अपॉन 1/Ag2 प्लस Ag प्लस स्क्वायर, Ag प्लस स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको नहीं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू ई0 सेल माइनस 0.0591/2, ये हो जाएगा लॉग Zn2 प्लस अपान हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर। ये तो मिल गया हमको इसके जैसा है। ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया और एक लॉन्ग कट कर दिया। अगर वार्षिक परीक्षा में आती है तो हो सकता है प्रूव करना पड़ जाए, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो हमारे पास टाइम नहीं होता डिटेल में जाने का, तो शॉर्टकट आना चाहिए। एक और सेल के लिए आपको बात करूं, अब उसके बाद आप इसको शॉर्टकट में ही बता रहा हूं 1-2 सेल के लिए, ताकि आपको आसान हो जाए। तब हमारे पास क्या आई थी फार्मूला, देखो कॉमन फार्मूला में ई सेल आया था और ये इज इक्वल टू ई नॉट सेल आया था, माइनस आई थी 0.0591/n आया था, और यहाँ क्या आई थी लॉग क्यू आया था। तो अगर मान लो हमको बोलता है कैडमियम सिल्वर सेल या जिंक सिल्वर सेल की बात, जिंक गोल्ड सेल की बात करता है, तो यहाँ पर याद रखिए हमको n चाहिए इस रिएक्शन के लिए, और क्या चाहिए q चाहिए। तो जब तक हमारे पास सेल रिएक्शन नहीं होगी हम n नहीं निकाल सकते और q नहीं निकाल सकते। इसलिए यहाँ पर देखते हैं इसके साथ क्या रिएक्शन होता है। देखो Zn ऑक्सीडाइज होगा Zn2 प्लस 2e माइनस, और यहाँ पर क्या होगी सिल्वर रिड्यूस होगा गोल्ड रिड्यूस होगा, और क्या हो जाएगी ए हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो मैं आपको बताया कि जोड़ने की तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन पर 3 के इंटू करना पड़ेगा, इस इक्वेशन पर 2 से इंटू करना पड़ेगा, 3 2 6 और 3 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर जोड़ते हो आप तो क्या हो जाएगी 3Zn हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगी 2Au3 प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगी 3Zn2 प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगी 2Au हो जाएगा। ये सॉलिड स्टेट पर है, ये सॉलिड स्टेट पर है। तो अगर हम Q निकालते हैं यहाँ पर क्या मिलेगी, देखो ये जो कोफिशिएंट रहता है वो पावर में चला जाता है, क्या मिलेगा Zn2 प्लस की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी Au3 प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यूज इस रिएक्शन में 6 प्रोड्यूस हुआ, 6 कंज्यूम हुआ, इसलिए n की वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। अब इस वैल्यू को अगर रखते हैं हम सीधा यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगी अपने को, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस हो जाएगा 0.0591,
यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा log Q की वैल्यू आया हमारे पास Zn2 प्लस की पावर 3 और ये हो जाएगा हमारे पास Au3 प्लस स्क्वायर। ये हो जाएगी इस सेल का नस्ट इक्वेशन। एक और देखते हैं, उसके बाद आप मेरे ख्याल से एक्सपर्ट हो जाओगे किसी सेल की नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए। यहाँ पर अगर हम जैसे हमको देता है मैग्नीशियम और बोलता है कॉपर सेल, मैग्नीशियम कॉपर सेल की बात करता है। तो मैग्नीशियम कॉपर सेल में देखिए डायरेक्ट पहले हमको क्या निकालना चाहिए, N निकालना है, दूसरा क्या निकालना है Q। ये तभी मिलेगा जब इसके सेल रिएक्शन मिलेंगे। यहाँ पर देखो क्या होगी, Mg ऑक्सीडाइज होगा और ये 2E हो जाएगा। कॉपर रिड्यूस होगा, ये ऐसा हो जाएगा। जब जोड़ेंगे ऑलरेडी कैंसिल, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, क्या मिलेगा Mg हो जाएगा प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू क्या होगी Mg2 प्लस हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगी Cu। ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर अगर Q निकालते हैं तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगी Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। और इस वैल्यू को, अच्छा N की वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है। इस वैल्यू को अगर रखते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, E सेल इज इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल या E0 सेल माइनस हो जाएगा 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, और ये हो जाएगी log Mg2 प्लस अपॉन हो जाएगा Cu2 प्लस। ये इस तरह से हमको फार्मूला मिल जाएगी। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम किसी भी सेल के लिए एक विदिन 1 सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि नस्ट इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल की जो नस्ट इक्वेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।